देश के टॉप 7 गेमर्स ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। गेमिंग उद्योग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर किया संवाद। प्रधानमंत्री ने गेमिंग खिलाड़ियों के साथ कंप्यूटर और मोबाइल पर गेम्स भी खेले। भाजपा नेताओं का तूफानी प्रचार जारी। जेपी नड्डा नागालैंड तो अमित शाह तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में करेंगे प्रचार। वहीं राजनाथ सिंह दंतेवाड़ा और कांकेर में करेंगे चुनावी रैली। इंडी गठबंधन ने भी झोंकी ताकत। आरजेडी ने परिवर्तन पत्र के नाम से जारी किया घोषणा पत्र। जनता से किए 24 वायदे। वहीं राहुल गांधी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में करेंगे चुनावी सभाएं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा कर्मियों को मिली बड़ी सफलता। गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त तलाशी अभियान में बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, उपकरण और युद्ध की अन्य सामग्री बरामद। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है बैसाखी का त्योहार। घाटों और सरोवरों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स की राजस्थान रॉयल्स से होगी भिड़ंत। कल दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से दी थी करारी शिकस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग इंडस्ट्री के 7 क्रिएटर्स के साथ मुलाकात की और उनसे गेमिंग से जुड़े कई मुद्दों पर भी बात हुई है। इन 7 गेमर्स में नमन माथुर, अनिमेश अग्रवाल, मिथिलेश पाटणकर, पायल धारे, अंशु बिष्ट, तीर्थ मेहता और गणेश गंगाधर शामिल हैं। इन सभी गेमर्स के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। प्रधानमंत्री ने इन गेमर्स के साथ गेम्स खेले। साथ ही संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट का उन्होंने उपयोग किया और कई खेलों में अपना हाथ आजमाया। जोर से मारिए, हाँ मारिए। लेकिन जब आप इतनी जल्दी अडैप्ट भी कर लिया, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, आप लोगों से ट्रेनिंग लिया। ये देखिए, राइट नीचे आना है ना। स्पीड भी बढ़ चुकी है अब। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मार्बल का आप बहुत एक्साइटेड है। हाँ, आगे पीछे जोर से मारिए, हाँ मारिए। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल गेमर्स के साथ बातचीत के दौरान जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ भारत जैसे मुद्दों को लेकर युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए गेम डेवलपमेंट पर भी चर्चा की। दुनिया आज एक बहुत बड़ी चर्चा करती है ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेट के इश्यूज हैं। दुनिया में अलग अलग तरीके अपनाए हैं। मैंने दुनिया के सामने अलग विषय रखा है। मैंने कहा है मिशन लाइफ, और लाइफ शब्द से मेरा मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। अगर मान लीजिए मैं एक ऐसी गेम बनाऊं जो क्लाइमेट की चैलेंज को कैसे हम मिट करेंगे, कौन से रास्ते होंगे, किस किस रास्ते से जाएंगे, किस रास्ते से ज़्यादा सफलता मिलेगी, सरलता मिलेगी। जैसे हम लोग स्वच्छता के विषय को लेकर के ही गेम बने और हर बच्चा खेले। भारत के जो वैल्यूज हैं वो नई पीढ़ी उसको जीना सीखे, उसका महत्व समझे और उसको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मिले। गेमर्स के साथ संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी कोशिश है कि 2047 तक मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन से सरकार बिल्कुल बाहर निकल जाए। मेरी तो कोशिश है कि देश की स्थिति इतनी आगे ले जाए हम कि 2047 तक खास करके मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी से सरकार बिल्कुल बाहर निकल जाए। वरना ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये दो, यहाँ क्यों गया, वहाँ क्यों गया, उसी में ही जिंदगी फंसी हुई है। सरकार की जरूरत गरीब को होती है, उसको मुसीबत के समय सरकार मिलनी चाहिए। और अब बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई।
अब की बार 400 पार नारे के साथ ही पूरे देश भर में बीजेपी का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पूर्वोत्तर के विभिन्न हिस्सों में प्रचार में जुटे हैं। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नागालैंड के चुमोकेदिमा में जनसभा को संबोधित करेंगे। नड्डा एग्री एक्सपो साइट पर पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस पीडीए के उम्मीदवार डॉक्टर चुम्बेन मरी के पक्ष में चुनावी प्रचार करेंगे। एकमात्र लोकसभा सीट वाले नागालैंड राज्य में 19 अप्रैल को मतदान होगा। मतगणना 4 जून को होगी। लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार धुआंधार प्रचार कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रोड शो किया। अमित शाह ने कन्याकुमारी लोकसभा क्षेत्र में मेट्टुकडाई जंक्शन से ओल्ड बस स्टैंड तक रोड शो कर पार्टी उम्मीदवार पी राधाकृष्णन के समर्थन में जनता से वोट मांगे। अमित शाह राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी चुनावी प्रचार करेंगे। अमित शाह राजस्थान के अलावा अलवर के हरसौली में शाम 4 बजे एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। यहां पार्टी ने भूपेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा। इसके बाद अमित शाह उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार महेश शर्मा के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के वोटिंग में महज अब 1 सप्ताह से भी कम का समय रह गया है। 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव के लिए वोटिंग होगी। इसे देखते हुए राजनीतिक पार्टियां ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं कर रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर और कांकेर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। राजनाथ सिंह दंतेवाड़ा में भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। दंतेवाड़ा से निकलकर राजनाथ सिंह बालोद में भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। बात बिहार की, जहां राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी नेतृत्व तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र का नाम देते हुए मतदाताओं को लुभाने के लिए वायदों की झड़ी लगा दी। तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र में शामिल सभी 24 मुद्दों को 2024 में पूरा करने का जनता को प्रण दिया। उन्होंने युवाओं के लिए अलग से एक आयोग बनाने का वायदा किया। साथ ही तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि अगर देश में इंडी अलायंस की सरकार बनेगी तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी। घर के बजट को ध्यान में रखते हुए आरजेडी ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने की प्रतिबद्धता के साथ 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की। साथ ही राज्य को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज दिए जाने का भी जिक्र किया। पत्र हम लोगों ने रिलीज किया है, यानी 24 में 24 जन वचन हम लोग लेकर के आए हैं। और जो 24 जन वचन है ये हमारा कमिटमेंट है, प्रण है। और हम लोग जब कोई बात कहते हैं तो उसको करके दिखाते हैं। हम लोगों ने 20 में जो जो मुद्दे लाए उस सारे मुद्दों को 17 महीने में हम लोगों की कोशिश रही कि सारे मुद्दे को हम लोग पूरा करें। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 की पहले चरण की तारीख नजदीक आ रही है, कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार को तेज करने में जुट गई। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के लाल बहादुर स्टेडियम में रैली को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वे महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में विदर्भ की 5 लोकसभा सीटों नागपुर, रामटेक, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रपुर में 19 अप्रैल को मतदान होगा। इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी ने प्रचार का मोर्चा संभाल लिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में सरकार ने देश का बहुत विकास किया। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में भाजपा का वर्चस्व है। लोगों ने देखा कैसे ईमानदारी के साथ सरकार चलती है, कैसे गरीब कल्याण और देश का विकास होता है। ये पिछले 10 वर्षों में देश ने देखा है। देश के किसानों के लिए काम जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, जो देश की सीमाओं को सुरक्षित किया,
सेना को मजबूत किया, वहीं पर युवाओं को नए अवसर दिए, चाहे वो स्टार्टअप्स के हो, एंटरप्रेन्योर के हो। देश में विकास ने नई ऊंचाइयां छुई। दुनिया में 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से भारत बढ़ के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में डोर टू डोर प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा इस चुनाव में तेलंगाना में किसी से भी गठबंधन नहीं, हमारे पास पूरी स्पष्टता है और हमें अपनी कड़ी मेहनत पर भरोसा है। मुझे आशा है कि हमारे उम्मीदवार विजयी होंगे। दौसा लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने अपने स्थानीय विधायक मुरारी लाल मीणा पर दांव खेला। गहलोत सरकार की हार के बावजूद मुरारी लाल ने दौसा का विधानसभा चुनाव जीता था। मुरारी लाल सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं। दौसा में मुरारी लाल का मुकाबला बीजेपी के कन्हैया लाल मीणा से है। दौसा के गांव में चुनाव प्रचार के दौरान मुरारी लाल मीणा से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने खास बात की। आइए आपको सुनवाते हैं। दौसा से करीब 30 किलोमीटर दूर मैं इस वक्त हूँ जयराम का बास और मेरे साथ है कांग्रेस के उम्मीदवार जो दौसा से चुनाव लड़ रहे हैं मुरारी लाल मीणा। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। मुरारी लाल जी, आज प्रधानमंत्री का रोड शो था दौसा में, तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से समीकरण बदल सकते हैं या आप अभी भी कॉन्फिडेंट हैं? देखो, दौसा की जनता के ऊपर, यहाँ के कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास है। मोदी जी यहाँ 2018 में आए थे, मेरा विधानसभा का चुनाव चल रहा था और उस टाइम भी हवा ऐसे ही बनाई थी, लेकिन मोदी जी आने के बाद में भी हम 51,000 से जीते थे, राजस्थान चौथे नंबर पे। आप विधानसभा चुनाव हार गए, उसके बाद भी आपने अपनी सीट जीती, लेकिन अभी विधानसभा हारने के बाद आपका कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? हमारी सरकार की योजना इससे बहुत टॉप थी और मैं समझता हूँ कि पार्टी चुनाव नहीं आ रही थी, कुछ व्यक्तियों के कारण से चुनाव हार गए थे, कुछ गड़बड़े हो गई होंगी। अच्छा मुरारी लाल जी, ये बताइए कि आप चुनाव में जब उतरे हैं तो क्या वादा कर रहे हैं दौसा की जनता के लिए, क्या नहीं है जो आप देना चाह रहे हैं? जैसे मान लो अनुसंधान केंद्र है, फसलों के सरसों अनुसंधान केंद्र है और कोई रिसर्च सेंटर है और कोई बड़ी इंडस्ट्री हो जाए दौसा में, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आज के युग में बेरोजगारी की है। बेरोजगारी की समस्या है। आपके सामने जो बीजेपी से है वो भी आपके समाज से थे, कन्हैया लाल मीणा, तो ऐसे में नहीं लगता कि आपके समाज के वोट बट जाएंगे? ऐसा एक समाज से कोई चुनाव जीतता नहीं है, जो एक समाज पे राजनीति होती है। मैं समझता हूं कि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो, अगर दौसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर बीजेपी के योगी जी से लेकर के मोदी जी से लेकर के सारे नेता आ रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब वो समझते हैं कि दौसा की सीट में कांग्रेस में दम है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक होते तो कांग्रेस रिपीट कर सकती थी सरकार, और अब समीकरण बदल गए हैं, इस वजह से आप कॉन्फिडेंट हैं? ऐसा मैं पहले भी कॉन्फिडेंट था, पहले मैं 32,000 से चुनाव जीता था। ये थे मुरारी लाल मीणा, जिनका ये कहना है कि विधानसभा की जीत को ये लोकसभा की जीत में जरूर बदलेंगे और उसकी वजह यह है कि इनको अपने समाज के अलावा सचिन पायलट जो कद्दावर नेता है दौसा से, उनका भी पूरा समर्थन प्राप्त है। कैमरामैन रमाकांत के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, दौसा। उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा ने अनिल बलूनी को चुनावी मैदान में उतारा। इस सीट पर उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस के गणेश गोदियाल से है। बेहद दिलचस्प मुकाबले में बलूनी डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ राज्यसभा सदस्य के तौर पर किए गए कार्यों की बदौलत जीत का दावा कर रहे हैं। इस वक्त पौड़ी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी जी इस वक्त मौजूद हैं। सर, आपका एक सांसद के रूप में भी एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है यहाँ पर, तो जनता के बीच में आप हैं इस वक्त हैं, तो क्या विज़न लेकर आप चल रहे हैं? देखिए, हम लोगों की पूरी तैयारी है कि मोदी जी ने जो कहा अगला दशक उत्तराखंड का होगा, तो अगला दशक उत्तराखंड का होगा, वो कैसा होगा उस पर हम काम कर रहे हैं। अगले दशक में कैसे हम जो तीर्थाटन को बढ़ाएंगे, कैसे हम पर्यटन को बढ़ाएंगे, कैसे हम बाकी चीज़ें करेंगे, उसकी तैयारी में है। तो निश्चित तौर पे उत्तराखंड में नए गढ़वाल के अंदर नए हिल स्टेशन कैसे डेवलप होने हैं, उनमें किस तरीके से काम करना है, सबकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इसमें पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और पौड़ी की अगर बात करें तो उसके लिए क्या करें? पलायन के से हम एक युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। आने वाले कुछ समय में आपको बहुत स्पष्ट रूप से दिखेगा कि पलायन के खिलाफ हमने जंग लड़ी और हम उसको रिवर्स माइग्रेशन बदल कर 400 पार का जो नारा है उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाएगी बीजेपी? 400 पार होने जा रहा है, जगह जगह दिख रहा है, हर जगह से पूरे देश भर से खबरें आ रही हैं। जहाँ कोई भाजपा का झंडा देखता है, अब की बार 400 पार बोलता है, मोदी है तो मुमकिन है बोलता है, तो निश्चित तौर पर 400 पार।
तो आपने सुना कि 400 पार के नारे को जिस प्रकार से बुलंद कर रही है एनडीए और बीजेपी, उसको कह रहे हैं कि अनिल बलूनी की उसको आगे सिद्ध करके दिखाना है। और दूसरी तरफ उनको पौड़ी को लेकर के भी उनका एक विजन है, वो कह रहे हैं अगर वो जीत के आते हैं तो उस विजन को लेकर के वो आगे काम करेंगे। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, श्रीनगर। और 24 की चुनौती में बस इतना ही। बात जम्मू कश्मीर की, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक बड़े षड्यंत्र को विफल करते हुए उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में गंगबुग के जंगल में एक आतंकी ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और अन्य साजो सामान बरामद किया। इस अभियान के बारे में बीएसएफ प्रवक्ता ने बताया कि आतंकियों की गतिविधियों में खुफिया जानकारी मिली। प्राप्त जानकारी के आधार पर बीएसएफ, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया। सफल ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने मौके से 6 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 5 हैंड ग्रेनेड, 23 चीनी हैंड ग्रेनेड, 9 40 mm MGL राउंड, 1 पिस्तौल, 9 पिस्तौल मैगजीन, 65 पिस्तौल राउंड, 1 AK-47 राइफल, 5 AK मैगजीन, AK-47 के 1135 राउंड, 1 IED 175 पिकागन राउंड, 2 दूरबीन और 2 पैसिव नाइट विजन साइट्स प्राप्त की। चुनाव से पहले आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की ये बड़ी कामयाबी है। इस साल मार्च में खुदरा महंगाई दर 4.85% के साथ 9 महीने के निचतम स्तर पर पहुंच गई। पिछले कुछ महीनों में खुदरा से महंगाई में लगातार नरमी का रुख है। इससे पहले फरवरी महीने में खुदरा महंगाई दर 5.09% थी। आरबीआई ने अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष 2024-25 में खुदरा महंगाई दर 5% से नीचे रहने का अनुमान लगाया। आने वाले महीनों में खुदरा महंगाई दर और कम हो सकती है। तो आरबीआई का महंगाई दर 5% से नीचे रहने का अनुमान वो जताया गया है। खुदरा महंगाई दर में कमी दिखाई दी। आने वाले महीनों में खुदरा महंगाई दर में और कमी की संभावना जताई गई है। साथ ही मार्च में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 8.52% रही। आम आदमी पार्टी के गोपाल राय इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको सीधे ले चलते हैं। और कैसे हमला करना चाहते हैं आप? बात चुनाव आयोग तक की नहीं है। पूरे देश के अंदर जो भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों के लिए आज की तारीख में 2 कानून है, 2 नियम है, 2 परंपराएं। आज आपकी ईडी, सीबीआई, आईटी और दिल्ली में तो पुलिस भी। एजेंसी एक है, अगर वो संविधान के हिसाब से चलती, नियम के हिसाब से चलती, तो भारतीय जनता पार्टी में जो नेता है उनके लिए अलग व्यवहार, अलग कानून, अलग मर्यादा और बाकी लोगों के लिए अलग कानून, अलग व्यवहार, अलग मर्यादा नहीं होता। और ये देश अच्छी तरह से देख रहा है। अजीत पवार जी जब तक आपकी पार्टी में नहीं आए थे, आपके साथ नहीं आए थे, तो आप फाइल लिए घूम रहे थे, आपकी एजेंसी फाइल लिए घूम रही थी अजीत पवार की। सबसे बड़ा महाभ्रष्ट महाराष्ट्र में कोई था तो अजीत पवार था। और आपके साथ आ गए तो एजेंसी से फाइल गायब हो गई। छगन भुजबल जी की फाइल गायब हो गई, अशोक चौहान जी की फाइल गायब हो गई, जांच बंद हो गई। यहां तक तो छोड़िए, जिस फर्जी शराब घोटाले की रोजाना सुबह उठते ही दुहाई आप देते हैं और रात के सोते सोते भी आपके प्रवक्ता दुहाई देते हैं, उस फर्जी शराब घोटाले के अंदर शरद रेड्डी को आपने आरोपी बनाया।
और 60 करोड़ रुपया ले लिया तो आरोप मुक्त हो गया। आप सुन रहे थे आप नेता गोपाल राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बढ़ते आगे, भारतीय अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार के साथ लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 5 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2 अरब 98 करोड़ बढ़कर अब तक के सबसे उच्चतम स्तर 648 अरब 56 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंचा। इससे पहले 29 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान मुद्रा भंडार में 2 अरब 95 करोड़ डॉलर की बढ़त हुई थी और ये 645 अरब 60 करोड़ डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ था। आरबीआई द्वारा जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार इस दौरान विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां बढ़कर 54 करोड़ 90 लाख डॉलर बढ़कर 571 अरब 17 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंची। इस दौरान स्वर्ण भंडार 2 अरब 40 करोड़ डॉलर बढ़कर 54 अरब 56 करोड़ डॉलर के स्तर पर रहा। बात बैसाखी की, जो पंजाब समेत उत्तर भारत के कई शहरों में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न धार्मिक स्थलों पर सुबह तड़के से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां हर की पौड़ी सहित विभिन्न घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। वहीं दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में भी श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची। श्रद्धालुओं ने अरदास कर मत्था टेका। पंजाब और हरियाणा में भी बैसाखी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अमृतसर के श्री हरमंदर साहब में डुबकी लगाने के लिए उमड़े। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में बैसाखी के अवसर पर नाका हिंडोला गुरुद्वारे में मत्था टेका। तो यहाँ बैसाखी के त्योहार के आयोजन के लिए योगी आदित्यनाथ ने मत्था टेका और उन्हें सरोपा भी उपहार स्वरूप दिया गया। रोंगाली बिहू के पहले दिन गोरू बिहू आज पूरे असम में मनाया जा रहा है। इस दिन किसान अपनी गायें को हल्दी पाउडर और दालों से बनी हल्दी लगाने से पहले उन्हें नहलाने के लिए तालाब और नदी के किनारे लेकर आते हैं। इस अवसर पर मौजूद केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, आज का दिन असम समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है। उन्होंने इस अवसर पर सभी वर्गों को शुभकामनाएं भी दी हैं। भारतीय सेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत के 40 साल पूरा होने के मौके पर एक वीडियो जारी किया। आप इस वीडियो का आनंद लीजिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।